Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood and MP सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण को कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट 60 मिनट्स के अंदर अंदर हम इस कंप्लीट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग करेक्ट आंसर को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि इस सेशन के बाद कम्युनिकेशन यूनिट से आपको कुछ भी कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सेट पेपर वन के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें पेपर वन के टोटल 10 यूनिट के 40 से भी ज्यादा टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो ये टेस्ट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ये 40 मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो एग्जामिनेशन से पहले, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, एंड यहीं में से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको 100% गारंटी ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी और देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है, एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 999। इसके अलावा फ्री वीडियोस के लिए आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाकर आपको सर्च बार में लिखना है एमपी सेट। आपके सामने कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो कंटेंट सेक्शन पर, आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स आपके सामने है, जिसमें कि फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इंग्लिश में और हिंदी में। एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज मेरे सेशंस की डिमांड कर रहे थे, तो उन सभी के लिए सेपरेट सेशंस भी मैं लेकर आई हूँ। तो आप आज ही इनको व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन जरूर कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के साथ पेपर टू पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। स्टडी मटेरियल में आपको पेपर टू के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। एंड इसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिए एंड इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए फ्लैट 20% ऑफ में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानी कि सिर्फ 1280 रुपीज में आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि ये आपको इस शॉर्ट पीरियड में भी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संचार। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बातचीत करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी डेटा शेयर करते हैं, कोई भी नॉलेज शेयर करते हैं, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे इमेज के रूप में, उस चीज को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्यों होती है इम्पोर्टेंट, कैसे हो सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एंड क्या प्रोसेस हो सकता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अग- एक या एक से ज्यादा पर्सन मैसेज को भेज भी रहे हैं, जैसे ए ने मैसेज को सेंड किया एंड बी ने मैसेज को रिसीव कर लिया। ठीक है। सो संदेश भेजना और प्राप्त करने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो दो तरीके के कम्युनिकेशन की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की गई है, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम लोग वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, भाषण, या फिर जिसको मौखिक संचार बोला जाता है। ओके। सो इसमें देखो स्टूडेंट्स, वर्ड्स का इस्तेमाल करना, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग सामने भी स्क्रीन पर वर्ड्स देख सकते हो, मैं जो बोल रही हूँ ये भी वर्ड्स हैं। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन हमारे बीच हो रही है? ये हो रही है वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नॉन वर्बल की बात करें, नॉन वर्बल की बात करें, सो इसमें हम लोग वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें इंफोग्राफिक्स हो गए, मैप हो गए, चार्ट हो गए, या फिर सिग्नल साइन, किसी को इशारा करके, किसी को आंखों से इशारा करके, हाथ से इशारा करके अगर हम बुलाते हैं या कुछ बात बताते हैं, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है।
ठीक है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो नॉन वर्बल, शब्दों का प्रयोग होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन। और भी सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। किसी भी वर्ड के मीनिंग को शेयर करना किसी दूसरे के साथ एंड उसको क्रिएट करना जो है कम्युनिकेशन कहलाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमें दी हैं। जिसमें से कि एक डेफिनेशन ये है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स। यानी कि कम्युनिकेशन एक संचार जो है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान या फिर बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। ठीक है। एंड कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कब माना जाता है, जब सुनने वाले जो बच्चे होते हैं या सुनने वाली जो ऑडियंस होती है वो उस चीज को, उस मैसेज को अच्छे से समझ जाती है, उसका मीनिंग अच्छे से समझ जाती है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन को, देखो पेपर वन में क्यों ऐड किया गया है। एज अ टीचर, जब आप लोग मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ा रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो वो अगर बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तभी क्या होगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। अगर आप कुछ बोल रहे हो, आपको प्रेजेंट करने नहीं आती बात, आप लोग जो बोल रहे हो बच्चे वो नहीं समझ पा रहे, तब आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। इसको भी बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस तरह के 1 आवर वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताती हूँ, इससे आपकी यूनिट कंप्लीट जो है कवर हो जाती है एंड आपका वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो टेस्ट करने के लिए हम आपके लिए इवैल्यूएशन टेस्ट लेकर आते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको बस एक छोटा-सा स्टेप फॉलो करना है कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजीसी नेट पेपर 1 क्रैश कोर्स को सर्च करोगे, देन जाओगे कंटेंट सेक्शन पर। यहाँ पे यूनिट वाइज़ सेपरेट फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। अभी जैसे हम यूनिट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन यूनिट पर क्लिक करते ही आपके सामने किस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको इवैल्यूएशन टेस्ट मिल जाएगा एंड इसमें फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत मदद हो जाती है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि जो अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लियर मैसेज। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको नोट कीजिएगा, आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में मैं चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कोई भी बात अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताती हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ चीजें बताती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ एंड जो मेरा मैसेज होता है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है, वो आप तक पहुंच जाता है। अगर आप इसको समझते हो तो वो क्या हो गया, क्लियर मैसेज हो गया। देन वी हैव रिलायबिलिटी, कि मेरा जो मैसेज है वो रिलायबल है या नहीं है, मैं जो आपको चीजें बता रही हूँ वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है, हमारे काम की है या नहीं है। ये चीजें भी होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ भी फालतू पढ़ा रही हूँ जो कि एग्जाम में आना ही नहीं है। ऐसा होता तो मैं रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ, इसका मतलब है हमारी कम्युनिकेशन रिलायबल है। इसका मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। देन वी हैव टू वे चैनल। टू वे चैनल क्या होता है, अब देखो जैसे कि ऑफलाइन अगर हम बात करें कि पर्सन, मान लीजिए ए और बी दो सहेलियां हैं, ए ने बी को कोई बात बता दी एंड बी ने उसमें अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि अच्छा ऐसा हो गया, इस तरह से रिस्पॉन्स किया, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया, जिसको कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाता है। अब एज अ टीचर, अगर आप अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हो एंड वो उसका जवाब ही नहीं देते, वो आपको अनसुना कर देते हैं कि हाँ उनको पता ही नहीं चल रहा आप सामने हो, वो आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो वो टू वे चैनल नहीं होता। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस स्पीड से हम बात करते हैं, कई लोग आपने सुने होंगे वो बहुत फास्ट बोलते हैं, कई लोग आपने सुने होंगे वो बहुत स्लो बोलते हैं। तो क्या होता है, जो स्पीड होती है बात करने की, जो स्पीड होती है हमारा मैसेज डिलीवर करने की, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर मीडियम, कि कैसे पढ़ाया, पढ़ाने की बात अगर करें या सिंपल किसी भी कम्युनिकेशन की बात करें, तो मीडियम यानी कि हम कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है।
ए और बी अगर मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अच्छे से बात होती है मोबाइल फ़ोन में, लेकिन अगर ए का नेटवर्क बहुत बेकार है, तो क्या होगा? मीडियम यानी कि जिस तरीके से, जिस चीज़ की मदद से वो बात कर रहे थे, वो ही खराब है, वही ठीक नहीं है, तो प्रॉपर आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। देन वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि दोनों में समझ होनी चाहिए, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए अगर मराठी लैंग्वेज में बोल रहे हैं एंड बी को वो मराठी लैंग्वेज समझ आती है, तो उन लोगों की कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, बेहतर होगी। लेकिन अगर ए मराठी में बोल रहे हैं, बी को वो समझ नहीं आती, तो वो नहीं हो सकती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर है, चाहे वो टॉपिक को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है। नेक्स्ट इज ओपन माइंड एंड इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक मैंने आपको बताया, जैसे कि ए और बी की मैंने बात की थी कि ए ने बी को कुछ बताई और बी ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, या बी ने कुछ भी जवाब दे दिया रिप्लाई में, तो वो फीडबैक अगर देंगे तो इफेक्टिव होता है। जैसे इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बहुत बार ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि इस तरह के सेशंस को मैं कंटिन्यू रखूं, या आपकी कोई डिमांड है जिसको मैं पूरा करूं, आपका कोई रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक को लेकर जो मैं पूरा करूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये मैंने क्या किया, ये मैंने आप लोगों के साथ एक मैसेज, मेरा नाम अंकिता है, मैंने ये एक मैसेज आप लोगों को डिलीवर कर दिया जो कि आप तक पहुंच गया। अब अगर जो मैंने आपको बोला है, आप लोग उस चीज़ का रिप्लाई मुझे कमेंट करके देते हो, तो क्या होगा? इफ़ेक्टिव फीडबैक होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए, या आपको लगता है कि किसी और तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए, इस तरह की अगर चीज़ें रहती हैं, तो वो इफ़ेक्टिव फीडबैक होता है, जो कि एक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो आप इस वीडियो में एक बार इसको वापस से मैं क्लियर करती हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। कोई डाउट है तो साथ के साथ आप नोट कर सकते हो, एंड इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप एंड में मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमें ये डाउट है। मैं डेफिनेटली आपको वहां पर ही रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके। सो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो यूजीसी नेट एग्जाम हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ गुड कम्युनिकेटर इज द ओनली वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा संचार वाला इंसान कौन होता है, जो अपनी ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कराता है? भरपूर जानकारी, आंकड़ों की एक अच्छी मात्रा, संक्षिप्त प्रमाण, या फिर तथ्यों की पुनरावृत्ति। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से इसका आंसर समझने की कोशिश कीजिए, एंड जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वहां पे आपको ये पूरा लिख देना, जैसे कि जो भी आंसर है वो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऑप्शन लिख सकते हो। मैं आपको वहीं पर बताऊंगी, कमेंट करके ही बताऊंगी कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार की विशेषता वाली जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं? इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सेशन हमारा ये रह गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन को क्यों किया जाता है, क्या कारण होते हैं? पहला क्या हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, पहला हो सकता है ट्रांसफर ऑफ डेटा। दूसरा क्या मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसका आदान प्रदान करना। दूसरा हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि जो भी किसी एक पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उसको अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, सो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अगर जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी नहीं है, हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? बैठ के सोचोगे तो कभी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो यही मतलब है कि अपनी अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जितने ज्यादा संचार करोगे, जितनी किसी से उस लैंग्वेज में बात करोगे, आप लोग उतने कंफर्टेबल होते जाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन।
एक अच्छी एजुकेशन के लिए आप लोगों को कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइज़ेशंस एंड सोशल कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग बात ही नहीं करोगे किसी से, आप लोगों में बात करने का तरीका ही नहीं है, तो आप लोग सोशली यानी कि समाज में किसी से कैसे अच्छे से बातचीत कर पाओगे, उनके साथ कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिलेशन बढ़ा पाओगे, तो इस सब चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट वापस बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के तत्वों के बारे में। तो संचार के तत्वों में 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट 6 चीज़ें हैं सेंडर। अब ये है हमारे पास अंकिता, ठीक है? ये कौन है? ये है सेंडर। और ये है हमारे पास मान लीजिए अनामिका। ये कौन है? रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो कि इंफॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या कर दी? इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। एंड रिसीवर ने क्या कर दिया? इंफॉर्मेशन रिसीव कर दी। तो सेंडर होगा, अगर कोई बात बताने वाला होगा, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली होती, तभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना? तो अगर मैं ही नहीं हूँ, तो आप लोग ये सेशन भी नहीं देख पाओगे क्योंकि ये सेशन होगा ही नहीं। तो सेंडर होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद होता है एनकोडर। एनकोडर का मतलब होता है कि सेंडर को कौन-सा मैसेज भेजना है, कैसे भेजना है, वो पता होना ज़रूरी है। तो वो हो गया एनकोडर। ठीक है? एनकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सेंडर्स आइडियाज आर कन्वर्टेड इनटू द मैसेज। अब देखिए, मैं हूँ सेंडर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मैं अपना एक चैनल शुरू करती हूँ एंड मैं यूजीसी नेट पेपर वन आपको पढ़ाती हूँ। तो सेंडर तो मैं हूँ ही। मैंने क्या किया? इस आइडिया को एनकोड कर दिया। मैंने इस आइडिया को एक मैसेज के रूप में बनाया एंड लोगों तक पहुंचाया कि मैं आपको पेपर वन पढ़ा सकती हूँ। उसके बाद आ गया मैसेज भी हमने कर दिया। अब है चैनल एंड मीडिया कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब कई लोगों को मैंने व्हाट्सएप की मदद से बताया, कई लोगों को मैंने सोशल मीडिया की मदद से बताया, कई लोगों को मैंने कॉल की मदद से बताया। ठीक है? सो ये होता है चैनल एंड मीडिया। द मीडियम द इट इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कन्वे द मैसेजेस, जो कि सेंडर और रिसीवर को लिंक करने के काम आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंडर और रिसीवर को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन का जरूरी है? तो वो है चैनल और मीडिया वाला पार्ट। ठीक है? इसमें आमने सामने बैठ के भी कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लीजिए अंकिता और अनामिका आमने सामने बैठी हुई हैं, ठीक है? या फिर इसके अलावा हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें 2 लोग हैं, ठीक है? वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो लिख कर एक-दूसरे को कुछ बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो आइडिया मैंने जनरेट करके किसी को भेजा, वो पर्सन तक आइडिया पहुँच जाना चाहिए एंड वो उस आइडिया को समझ जाए। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? रिसीवर की ज़रूरत होती है। एंड फीडबैक जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन में। जैसे कि अगर अंकिता ने अनामिका को कुछ बताया, ठीक है? मैंने अनामिका को बता दिया कि कल रात को 9 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसमें कि मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ, ये मैंने बता दिया। उसके बाद अनामिका ने क्या किया? इस चीज़ का रिस्पॉन्स किया कि वेरी गुड, इस सेशन की तो हमें बहुत ज़रूरत थी। तो ये क्या हो गया? फीडबैक हो गया। साथ ही अगर अनामिका ने बोल दिया कि आप सिर्फ इंग्लिश में मत पढ़ाना, आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेज़ में पढ़ाना, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक फीडबैक जो कि अनामिका ने अंकिता को दिया था। ओके? तो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसका एक सीक्वेंस यानी कि सबसे पहले कौन-सी चीज़ आती है, उसके बाद कौन-सी चीज़ आती है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है एक क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर एज वर्ड्स और इमेजेस। सो एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ मैसेज शेयर करते हो, ठीक है? लेकिन वो मैसेज आपने लिखा भी नहीं है, बोला भी नहीं है। अ, तो आपने क्या किया? आपने इमेजेस की मदद से उनको मैसेज दे दिया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? एनकोडर है, डिकोडर है, एजिटेटर है या फिर प्रोपेगेटर है? तो इसमें देखो एनकोडर कौन है? जो मैसेज सेंड करता है। एनकोडर कौन है? जो मैसेज सेंड करता है, यानी कि इसमें एनकोडर कौन है? टीचर है।
डिकोडर कौन है? जो मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि इसमें डिकोडर कौन है? स्टूडेंट्स है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है स्टूडेंट क्या है इस केस में? स्टूडेंट है इस केस में डिकोडर। आई होप ये कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल की मदद से, इस क्वेश्चन की मदद से आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली 4 टाइप्स हैं, सॉरी 14 टाइप्स हैं, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में हर साल आते ही हैं। और भी टाइप्स हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, बट ये शॉर्ट टाइप्स हैं जिसको स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से मैं आपको बताऊंगी। तो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, होते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद कभी भी नहीं होंगे। ठीक है। सो देखो, इंट्रापर्सनल, मेरा नाम है अंकिता, मैंने अपने मन में कोई बात सोची, मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स मेरे सेशंस को देखते हैं, लेकिन एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं करता कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो या आप कैसा पढ़ा रहे हो, ये कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तो ये क्या हो गया? मैंने अपने मन में सोचा इस बारे में, तो ये क्या हो गया? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि एक पर्सन अपने आप से ही बात कर रहा है, एक पर्सन अपने मन में कुछ सोच रहा है, या कई बार हम लोग शीशे के सामने कुछ बात करते हैं, अपने आप से कुछ डायलॉग बोलते, कुछ भी हो सकता है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हो गया? ए बी, सिर्फ एक पर्सन ने सिर्फ किसी दूसरे पर्सन से बात की, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, इसमें तीसरा पर्सन कोई भी नहीं आ सकता, ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। अब पहले मैं आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ मेरिट्स बता देती हूँ, कुछ फायदे बता देती हूँ। ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग पहले फायदे की बात करें, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, इसमें पहला फायदा ये है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से बात करके, अपने मन में काफ़ी चीज़ें सोच के हमें पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं, हमारे बारे में क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, या बहुत से आइडियाज़ भी जनरेट हो सकते हैं। ठीक है? साथ ही सेल्फ अवेयरनेस के साथ-साथ इसमें क्या आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ-साथ यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट के लिए भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नुकसानों की, इसका नुकसान ये है कि इस तरह के पर्सन क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि ये सिर्फ अपने आप में ही खुश रहते हैं, ये किसी बाहर वाले पर्सन से बात करने में ना खुश रहते हैं, ना कंफर्टेबल होते हैं। ओके, एंड इस तरह के पर्सन्स क्या करते हैं, इनकरेक्ट डिसीजंस भी बहुत बार ले लेते हैं, यानी कि बहुत बार वो गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि वो किसी से सलाह नहीं करते, वो किसी से कभी कुछ सजेशंस नहीं लेते, उनको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, एंड मैं अपने आप से पूछूंगी कि अच्छा मैं ये कर लेती हूँ तो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगी। तो इस तरह से वो बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। एंड ओवर थिंकिंग, आप लोगों ने जरूर ये वर्ड सुना होगा। ओवरथिंकिंग आजकल बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकती है, जिसमें कि आप अकेले में रहते हो तो हर चीजें सोचते हो, हर चीज को बढ़ा बढ़ा करके सोचते हो, राइट? सो ये था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के फायदे की। इससे क्या होता है? पहला बेनिफिट इसका ये है कि इससे हम लोग अच्छे रिलेशनशिप्स जो है सोसाइटी के साथ मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, अपने जहाँ पे हम वर्क स्पेस है हमारा, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहां पे भी इस चीज का फायदा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करने में कंफर्टेबल है, हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, तो हमें हर चीज में फायदा होगा ही होगा। तीसरी चीज ये है कि इसमें हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, उनको हर एक चीज की ज्यादा जानकारी रहती है। एंड उसके नुकसान क्या होते हैं? इसके नुकसान ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। अब दो लोग अगर बात कर रहे हैं, तो वो बात करते करते मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, जिससे कि उनका समय भी कई बार बर्बाद हो सकता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। Now let's move to the third part, that is group communication.
तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें भी हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में कैसे होता है ये? देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रुप कम्युनिकेशन। ये जो 4 है, मैं अलग-अलग कलर्स में यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफ़ाई कर सको, क्योंकि ये 4 जो हैं, फर्स्ट 4 टाइप्स हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जहाँ पे ये ना पूछा गया हो, ठीक है? सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए 2 टीम्स में आपको डिवाइड कर दिया गया। इस टीम में कितने लोग हैं? कितने हो गए? 6 लोग हो गए, ठीक है? एंड दूसरी टीम में 8 लोग हैं। ये बड़ी-बड़ी टीम्स आपस में बात कर रही है। या फिर इस तरह से टीम्स की अगर हमें बात नहीं करनी है, तो इस तरह से ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? फ्रेंड सर्कल है जिसमें 6 दोस्त हैं, वो आपस में किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो अपने टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने न्यू कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें बहुत से लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इस तरह की कम्युनिकेशन में सभी को बराबर का अधिकार होता है अपनी बातें रखने का। सभी को बराबर का अधिकार होता है, जो वो कहना चाहते हैं, ईज़िली कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने भाषण सुने होंगे, ठीक है? आप लोगों ने भाषण ज़रूर सुने होंगे। इसमें क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे 10 से 12,000 लोगों को एक साथ कोई मैसेज डिलीवर कराया। 10 से 12,000 लोग तो लाइव उनको वहाँ पर देख रहे थे, उस ग्राउंड में देख रहे थे, ठीक है? लाखों के मान लीजिए 1 लाख लोग जो हैं, वो टीवी पर उनको सुन रहे हैं। 50,000 लोग लाइव उन लोगों को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये मास कम्युनिकेशन है। यानी कि एक पर्सन ने एक साथ मास को, यानी कि बहुत सारे, मास का मतलब हिंदी में होता है जन, ठीक है? सो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जगह से अगर हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं, तो उसको मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो मास कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि अलग-अलग जगह पर जाकर के हम लोगों को चीज़ें सबको नहीं बतानी पड़ती अलग-अलग से, बस एक बार बोल दिया, वो सबने सुन लिया। एंड इसका ये भी है कि इसमें जो भाषण देने वाला पर्सन है या मैसेज डिलीवर करने वाला पर्सन है, वो बाद में मुकर नहीं सकते कि हमने ये नहीं बोला था। इसके एग्ज़ाम्पल ये भी है कि जैसे कि अगर आप यूजीसी नेट की ऑफ़लाइन कोचिंग सेंटर्स की बात करें, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल ऑनलाइन, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल ऑनलाइन के ऑफलाइन सेंटर के बारे में, तो उसमें क्या होता है, एक मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पे 1000 प्लस स्टूडेंट्स को एक साथ अगर पढ़ा रही हूँ क्लासरूम में, तो वो क्या हो गया, ये मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स जो है कम्युनिकेशन के, ये श्योर एग्जाम में आते हैं। एंड आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं ताकि एग्जाम में आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सको। एंड इन 4 टाइप से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे जनरली मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो स्क्रीन पे अभी मैंने लिखा हुआ है, अगर आपने नोट कर लिया है तो वेरी गुड, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो इसी के साथ अब बढ़ते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही टाइप्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। वर्बल मतलब मौखिक, और नॉन वर्बल मतलब अनकहा यानी कि अमौखिक, जिसमें कि हम बोलते नहीं हैं, इशारों से और हाथ से इशारे, आंखों से इशारे, कुछ भी इशारों से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्बल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? वर्बल के अंदर आ जाता है लिखना और बोलना, राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन वर्बल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? सो इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या-क्या हैं कि इसमें हम लोगों को पर्सनली किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम लोग फ़ोन पे, चैट पे किसी भी तरह से मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन वही नॉन वर्बल की बात करें, अगर हमें किसी को इशारे से कुछ बताना है, तो हमें उनसे मिलना ज़रूरी होगा, हमें उनके सामने रहना ज़रूरी होगा। ओके? तो डीमेरिट्स रिटन कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या हो सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब मैं किसी को कुछ लिख कर दे रही हूँ, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कोई पर्सन हो सकता है उस चीज़ को, मेरी राइटिंग को समझे या ना समझे। ओरल कम्युनिकेशन में भी लैंग्वेज का बैरियर आ सकता है कि जो मैं बोल रही हूँ, दूसरे वाले पर्सन को लैंग्वेज समझ आती है या नहीं आती है। ओके, देन वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
नो, फॉर्मल इनफॉर्मल से पहले आपको मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स बता देती हूँ। इसमें आप लोग लिख लीजिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। किसी की फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, ठीक है। इमोशंस, अगर आपको फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, इस तरह के वर्ड्स नजर आते हैं ना क्वेश्चन में, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें एटीट्यूड आता है, थॉट्स यानी कि किसी के विचार आ सकते हैं, बॉडी मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जेस्चर्स आ सकते हैं, एंड इसमें आई कांटेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे नॉन वर्बल के कैटेगरी में आ जाते हैं। फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है। पहला पॉइंट आ जाता है इसमें काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? काइनेसिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी को हाथों से पैरों से मैं इशारे कर रही हूँ तो वो काइनेसिक्स के अंदर आता है। उसके बाद अगर मैं प्रॉक्सिमिक्स की बात करूं, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? काइनेसिक्स के अंदर जैसे कि स्माइल आ जाती है आप लोगों का, आईज की ट्रांसमिशंस आ जाते हैं। प्रॉक्सिमिक्स होती है स्टडी ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस, ये स्पेस एंड डिस्टेंस की स्टडी को ये बोला जाता है। जैसे कि इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि शेक हैंड होता है ना, क्लैप ऑन द बैक, किसी की पीठ पे जब हम थपथपाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आते हैं हमारे प्रॉक्सिमिक्स के अंदर। देन इसका तीसरा टाइप होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? द वोकल साउंड्स वी मेक अदर देन वर्ड्स। जैसे कि मैं पढ़ाते हुए हम इस तरह से वर्ड्स बोलते हैं ना, कई बार हम सोच रहे होते हैं तो मैं बोलती हूँ इसका मतलब क्या हो सकता है, इस तरह से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो ये क्या होता है? पैरा लैंग्वेज होता है। देन वी हैव क्रोनेमिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ द वे पीपल ट्रीट यू, ओके। सो इसमें क्रोनोमिक्स में टाइम का भी आ जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी को अपना शेड्यूल सेंड करती हूँ, किसी को मैं डेडलाइन किसी चीज की दे देती हूँ, तो ये सारे क्रोनोमिक्स के अंदर आ जाते हैं। देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? टच से रिलेटेड होता है, ओके। किसी को भी टच करते हैं तो वो सारी चीजें हैप्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड्स आर ऑफिशियल वेज टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ऑफिशियली जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वो ये हो जाता है, जैसे कि एजुकेशनल सेटिंग्स, ठीक है। एजुकेशनल सेटिंग्स, अब आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने कभी टीचर्स को आपके साथ बड़े दोस्तों की तरह बात करते देखा? नहीं देखा। वो एक लिमिटेड फॉर्मेट में आपसे बात करते थे। तो वो एजुकेशनल सेटिंग्स आ जाती हैं फॉर्मल के अंदर। बिजनेस सेटिंग्स, बिजनेस में आपने देखा होगा मीटिंग्स में कितने फॉर्मली वो लोग बात करते हैं। ऑल दीज आर टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज वी हैव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? नॉर्मली जो लोग बात करते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फॉर्मेट में हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ बात कर सकते हैं। देन वी हैव अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई छोटे लेवल का पर्सन किसी बड़े लेवल के पर्सन से बात कर रहा है, इसको हम एज का मैटर भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी में कोई क्लैरिकल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, एंड वहीं पे कंपनी में कोई सीनियर मैनेजर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। अगर ये पर्सन इनसे बात करते हैं तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाती है। क्रॉस क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, जिसमें कि दो चीजें आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो दो लोग एक ही लेवल पर बैठ करके, एक ही मेंटल लेवल भी इनका हो सकता है, उस पर बैठ करके बात करते हैं। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड अलाउ पीपल विद सेम और सिमिलर रैंक। सेम रैंक के लोग अगर आपस में बात करते हैं तो वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। देन वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन। Diagonal communication is the communication held between different structures of a business firm. It ends communication barrier between higher and lower sector of the communication. अब जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ।
कंपनी ए है, कंपनी बी है। ये कंपनी ए के एचआर है, ये कंपनी इसके क्लरिकल के हैं, ठीक है। ये इनके एचआर है, ये इनके क्लरिकल में है। कंपनी ए के एचआर अगर कंपनी बी के क्लरिकल डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं एंड कंपनी बी के एचआर दूसरी कंपनी के क्लरिकल डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं, तो वो डायगोनल होता है। देन वी हैव लास्ट टाइप दैट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है? ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में यूज की जाती है। समटाइम्स इट गेट्स मोर पावरफुल एंड बिकम्स मोर रिसेप्टिव देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो वैसे तो ये इनफॉर्मल होती है, लेकिन इसको बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पर यूज किया जा सकता है एंड कई बार ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो ये जितने टाइप्स मैंने आपको बताए थे उनका आप ग्राफिकल डेफिनेशन भी देख सकते हो, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो मुंह से इन्होंने एक्सप्रेशंस बनाए हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट हो रही है, आई कांटेक्ट हो रहा है, हाथों से इशारे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ टॉक, यानी कि ये क्या हो गया? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, चुपचाप मन में जो सोच रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन लिख के भी हो सकती है, बोल के भी हो सकती है, किसी को विजुअली सामने की स्क्रीन पर मोबाइल पर कुछ दिखाकर भी हो सकती है एंड ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो मिला करके भी हो सकती है। सो स्लाइड से आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है जिसको मैं बिल्कुल भी अभी आप लोगों को ना पढ़ के बताने वाली हूँ, ना ही ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ोगे। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, अभी आप इसको पढ़ो, आराम से वीडियो को पॉज करके समझो एंड इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ एंड वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो वर्बल नॉन वर्बल का क्या है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के बैरियर्स की, बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। दो लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत में बाधाएं बहुत सी हो सकती है। वो बाधाएं टोटल 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है लैंग्वेज बैरियर, भाषा वाली बाधा। जैसे कि फिर वही एग्जांपल ले रही हूँ, ए को मराठी आती है, ए ने मराठी में बी को कुछ बोला, लेकिन बी को मराठी आती ही नहीं, बी को बिल्कुल भी मराठी समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या बोला। तो ये क्या हो गया? भाषा वाली बाधा हो गई, लैंग्वेज बैरियर हो गया, जिसमें एक पर्सन कुछ लैंग्वेज में अगर कुछ बोले एंड दूसरा पर्सन उस चीज को समझने में केपेबल ना हो। ठीक है, देन वी हैव सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। They are the symbolic obstacles that distorts the sent messages in some other way than intended, making the message difficult to understand. सिंपल लैंग्वेज में भी अभी बताती हूँ, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साइन, सिंबल, ये सारी चीजें जो आती हैं। सिमेंटिक बैरियर्स देखो सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने किसी पर्सन को ये इशारा कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक मतलब हो सकता है विक्ट्री, एक का मतलब हो सकता है टू। टू में भी कुछ भी हो सकता है, वो या तो किसी को बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि 2 कप चाय लेकर आओ, या फिर वो किसी को ऐसे बोल रहा है कि 2 मिनट रुको, या फिर वो किसी को ऐसे बोल रहा है कि 2 घंटे रुको। तो कुछ भी हो सकता है। अब इस इशारे के कई मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब ये फेशियल एक्सप्रेशन है, इसकी कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। हो सकता है समझाने वाले ने कुछ और इशारा किया हो एंड समझने वाला कुछ और समझे, तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर्स। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स किस पे काम करता है? किसी पर्सन के इमोशन पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि किसी को स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि कोई लोग होते हैं ना जो क्लियरली नहीं बोल पाते, उनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते, या फिर कोई पर्सन अगर डिप्रेशन में है। अब मैं आप लोगों को, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा जोक सुनाया, मेरी क्लास में भी 1000 स्टूडेंट्स आप हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा जोक सुनाया जिसमें से कि 999 बच्चों ने वो जोक समझ लिया एंड वो बहुत हंसे, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि वो जोक को नहीं समझ पाया। तो क्या हो गया? मेरे और उस स्टूडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन का बैरियर आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि वो स्टूडेंट डिप्रेशन में है, उनका मन नहीं था हंसने का, उनका मूड खराब था, उनको जितना मर्जी जोक सुना दो वो नहीं हंसता। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो किसी का आईक्यू लेवल ही ऐसा होता है, ठीक है, कि वो शायद जोक ही नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं है कि किस पे क्या रिएक्ट करना है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं।
फिजिकल बैरियर्स कैसे होते हैं कि अब मान लीजिए मैं हूँ, कहाँ पर हूँ मैं हूँ मान लीजिए गुजरात में, ठीक है? मैं हूँ गुजरात में एंड मेरे कोई स्टूडेंट्स तमिलनाडु से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कहीं न कहीं ये फिजिकल बैरियर हो गया। या फिर घर में अगर हम बात करें, ऑफिस में अगर हम लोग बात करें, मैं अपने किसी एम्प्लॉयी को आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन मेरा डोर भी बंद है, वो एम्प्लॉयी की केबिन का डोर भी बंद है, तो वो आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही। ये क्या हो गया? फिजिकल बैरियर हो गया। तो फिजिकल बैरियर के अंदर आप लोगों की नॉइस आ सकती है, फैकल्टी इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, क्लोज्ड डोर आ सकते हैं, क्लोज्ड कैबिन्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं, या फिर जियोग्राफिकली डिस्टेंस भी हो सकता है। देन वी हैव कल्चर बैरियर। दो लोग अगर कल्चर ही डिफरेंट है तो दिखती सी बात है कि वो नहीं अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। तो कल्चरल बैरियर में मेजर फोकस एम्पैथी पे होता है, ठीक है? एम्पैथी पे होता है इसमें, जैसे कि फिजिकल कल्चरल बैरियर में उनकी ड्रेसिंग स्टाइल आ सकती है, उनके ड्रिंक्स आ सकते हैं, उनके फूड हैबिट्स आ सकती हैं, उनका जनरल बिहेवियर आ सकता है। आप लोगों ने, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ बट मैं किसी स्टेट या सिटी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगी। आपने मान लीजिए ऐसे सुना होगा कि एबीसी स्टेट है इंडिया में, जिनके लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वहीं एक्स वाई जेड नाम का एक स्टेट है इंडिया में, जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हार्टेड होते हैं, ईज़िली किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आपने इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। तो ये क्या होते हैं? कल्चरल बैरियर्स होते हैं। देन वी हैव एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स में आ जाते हैं कि आप के आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे वातावरण का मतलब मौसम से नहीं है। यहाँ पे वातावरण का मतलब है कि जहाँ पे एक ए और बी बात कर रहे हैं, वहाँ पे आस-पास शोर बहुत ज़्यादा है, आस-पास गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी एनवायरमेंटल बैरियर्स के अंदर। ओके? सो ये कुछ बैरियर्स थे जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम इसके अलावा एक और बैरियर रह जाता है, ठीक है? 7th टाइप है बैरियर का, जो कि है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल बैरियर यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड बैरियर है। अब जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस आप अभी मेरी देख रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि लाइव डिमांड करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड डिमांड करते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन वो किसी स्मॉल विलेज में रहता है, उनके पास ना तो अच्छा मोबाइल है, ना ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। तो वो क्या हो गया? वो टेक्नोलॉजी बैरियर हो गया कि सर्विसेज हम सारी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब सेशन पे, अपने ऐप पे प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो जो है दूर तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजिकली भी वो बैरियर आते हैं क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ओके? तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, आई होप आप लोग ये चीज अच्छे से समझ चुके हो। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा अब डायरेक्टली एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे मैंने सेपरेटली मेंशन नहीं किया है। वो है हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स, और हम इसको बोलेंगे, पहला आता है लीनियर कम्युनिकेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एक आता है लीनियर कम्युनिकेशन जो कि होता है वन वे कम्युनिकेशन। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं, जिस क्लास में अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ये लीनियर कम्युनिकेशन है हमारे बीच। कैसे है? क्योंकि देखो, ये हमारा ऑफलाइन बैच है, ठीक है? ऑफलाइन बैच है, सॉरी, ये हमारा ऑनलाइन बैच है, बट ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है? सो इसमें लीनियर क्या है? मैं एज अ टीचर बोले जा रही हूँ, आप लोग वीडियो देखे जा रहे हो, आप लोग सामने से कुछ भी बोलोगे, वो चीजें मुझे नहीं पता लगेंगी। ओके? सो ये होता है लीनियर कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन को वन वे कम्युनिकेशन बोला जाता है कि सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही साइड से कोई बोला जा रहा है, दूसरी साइड से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो इसमें कुछ चीजों को नोट कर लीजिए। पहला है लीनियर, ठीक है? इसको बोला जाता है वन वे कम्युनिकेशन, एंड इसमें नो फीडबैक इज अवेलेबल, ठीक है? यानी कि आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी मन में सोच रहे हो, वो बात मेरे तक नहीं पहुंच सकती। कमेंट करके बता सकते हो, वो भी थोड़े से स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है? तो ये जनरली लीनियर में ही आता है। दूसरा टाइप आ जाता है हमारे पास इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है?
ये होता है टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें कि फीडबैक होता है पर डिलेड फीडबैक होता है। ओके, सो इंटरेक्टिव, अब हमारे देखो, अभी तक आप लोग ये सेशन देख रहे हो तो अभी तक हम इसको लीनियर मानेंगे। थोड़ी देर के बाद ये इंटरेक्टिव भी हो सकता है। इंटरेक्टिव कब माना जाएगा? जब आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे? कमेंट में रिप्लाई करोगे। आप लोग फीडबैक मुझे दोगे कि मैम आपका सेशन हमें अच्छा लगा या गंदा लगा, या हमें नहीं समझ आया या हमें बहुत पसंद आया, इसको मैं कंटिन्यू रखूं। जो भी फीडबैक आपका रहेगा वो थोड़ी देर से आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। मान लीजिए ए और बी क्या कर रहे हैं, फोन कॉल पर बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं ए ने बोला कि हाय बी आप कैसे हो, बी ने एकदम से रिप्लाई कर दिया कि यस आई एम फाइन, आप कैसे हो। तो ये क्या हो गया? ये लीनियर हो गया? नहीं हुआ। ये लोग, लीनियर कब होता है? लीनियर तब होता है जब सिर्फ ए बोलता जा रहा है, बी सिर्फ सुनने वाले में से है। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है रेडियो। ठीक है, रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि डिलेड फीडबैक होता है। तीसरा टाइप आता है हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ये भी एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है एंड इसमें क्या होता है? फास्ट फीडबैक यूज किया जाता है। फास्ट फीडबैक की फैसिलिटी इसमें होती है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया रेडियो। इंटरेक्टिव में टू वे कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो वॉकी टॉकी। आप लोगों ने वॉकी टॉकी पे बात करते सुना होगा। उसमें क्या होता है? एक पर्सन ने बोला, पूरा मैसेज दे दिया, बी ने वो पूरा मैसेज सुना एंड देन ए को रिप्लाई किया। टू वे होता है लेकिन फीडबैक थोड़ा डिले रहता है। जब एक अपनी बात पूरी कर लेगा उसके बाद कहीं जा करके दूसरे पर्सन को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। ठीक है, सो ये होता है इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, जिसको कि डिले फीडबैक यूज होता है जिसमें। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजैक्शनल टू वे, जिसमें कि फास्ट फीडबैक होता है। ये सिंपल कॉल कम्युनिकेशन होती है। ए और बी मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ए ने इमीडिएटली बोला कि हाय बी आप कैसे हो, बी ने बोल दिया यस आई एम फाइन, आप कैसे हो। तो क्या हुआ? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों को पूरा अधिकार है कुछ भी बोलने का। एंड जो फीडबैक है, फीडबैक को सिंपल लैंग्वेज में हम रिप्लाई बोल सकते हैं। रिप्लाई करना, जवाब देना। ठीक है, सो फीडबैक को हम ये भी बोल सकते हैं। तो फीडबैक अगर आप लोग इसमें देते हो, बहुत फास्ट फीडबैक होता है जो कि कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है जिसको कि आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। तो वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें 7 C टर्म्स यूज की जाती हैं। कौन कौन सी है? पहला है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या हुआ? कि जो मैं मैसेज दे रही हूँ, जो मैं बात आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ एंड मेरी बात का क्या मतलब है। अगर हमारा मैसेज क्लियर नहीं होगा, हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी, तो बात के दो मीनिंग निकल सकते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि हमेशा लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें होती हैं। देन वी हैव कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट में अपनी बात इतने इफेक्टिव वे में बता देना कि सामने वाला समझ जाए। कई बार क्या होता है, कई लोगों को एक छोटी सी बात होती है, पर्सन ए मेरे पास है, उनको छोटी सी बात भी अगर समझानी होगी तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, एक ही बात को बार बार बोलेंगे, जिससे कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करती। ये सिचुएशन आपके साथ हुई होगी। ठीक है, सो इसीलिए कम्युनिकेशन में कंसाइज यानी कि शॉर्ट में मैसेजेस होना जरूरी है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि आधी बातें बोली आधी नहीं बोली। ठीक है, शॉर्ट का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताई जो जरूरी है, बाकी हम देख लेंगे। देन वी हैव कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। झूठी बातें, झूठी अफवाहें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है करेक्ट। ठीक है, सो कंक्रीट और करेक्ट एक ही जैसी चीजें हैं। द मैसेज शुड फिट द ऑडियंस इन एन एरर फ्री कम्युनिकेशन, कि जो बात मैं बोल रही हूँ वो 100% करेक्ट होनी चाहिए एंड जिस ऑडियंस को मैं बता रही हूँ उनके लिए यूजफुल होनी चाहिए। देन वी हैव कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है द कम्युनिकेशन शुड बी लॉजिकल, कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं देखो आप लोगों के लिए 1 hour 1 unit वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, तो ये कोहेरेंट कम्युनिकेशन है, ये लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन शुड बी लॉजिकल।
ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक। ऐसा नहीं है कि बात कहीं से शुरू कर रही थी कि हाँ मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, बात यहाँ से शुरू की, बात खत्म करते 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 मैं बिल्कुल टॉपिक से भटक गई एंड कहीं की कहीं पहुंच गई। ये नहीं होना चाहिए। सो कोहेरेंट का यही मतलब होता है कि जो लॉजिक है, जो हमारी बात का मेन मुद्दा है, उसको ध्यान में रख के ही हमें काम करना चाहिए। सिक्स्थ सी जो है वो आता है कंप्लीट। किसी को भी कभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, जैसे एज अ टीचर आप लोग टीचर बनने वाले हो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने अगर अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है, अपना नॉलेज शेयर करना है, तो वो कंप्लीट नॉलेज देना चाहिए। आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि कम ज्ञान होने से ज्यादा खराब नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो वो ठीक है, लेकिन कम ज्ञान नहीं होना चाहिए। कम ज्ञान ज्यादा खराब कर देता है इंसान को। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मुझे केमिकल्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अब मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे केमिकल्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, मुझे पता है ये केमिकल क्या है, ये केमिकल क्या है, ये केमिकल क्या है। ये क्या हुआ, मेरा हाफ नॉलेज हुआ, आधा नॉलेज हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कि इन सारे केमिकल्स को मिला करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी बीमारी भी फैल सकती है। तो वो क्या हो गया, आधा नॉलेज है, तो सारा गेम खराब हो गया। इसीलिए नॉलेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट सी है हमारे पास कॉर्टियस। इसकी स्पेलिंग है COURTEOUS, कॉर्टियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का की होता है। इसमें हम सामने वाले की फीलिंग को भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई जोक सुना रही हूँ एंड आपका मूड खराब है, आपका बहुत ही मन खराब है कि नहीं मुझे बात भी नहीं करनी है, एंड मैं वहां पे आप लोगों को कोई भी बातें सुना रही हूँ। ठीक है, सो ये चीजें होनी चाहिए कि सामने वाले के फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसकी करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। आई होप आपको भी ये पसंद आया है। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए एक क्वालिटी कंटेंट लाती रहूं। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.